दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो की शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। क्या आप इन दोनों चेहरों को पहचानते हैं? जरा ध्यान से देखिए, ये वही पद हैं जिन पर हमारे लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। अब आप खुद सोचिए, इन दोनों में से सबसे ज्यादा निष्पक्ष कौन होना चाहिए, लोकसभा स्पीकर या चुनाव आयोग? आप अपना जवाब मन में जरूर रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है तो आपकी शंका पर आज चर्चा होगी। अगर आपको लगता है कि ये अपने पद की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं तो भी इस विश्लेषण को अंत तक देखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा स्पीकर की। यह सर्वविदित है कि स्पीकर का पद पूरी तरह निष्पक्षता की मांग करता है, क्योंकि वही सदन की कार्रवाई को संचालित करता है। यदि कभी ऐसा आरोप लगे कि स्पीकर सत्ता पक्ष की ओर झुकाव दिखा रहा है या सदन को संतुलित तरीके से नहीं चला पा रहा है, तो संविधान में उन्हें हटाने का प्रावधान भी मौजूद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा का स्पीकर अपने पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे साधारण भाषा में पद से हटाने का प्रस्ताव कह सकते हैं आप। इस प्रस्ताव के लिए निर्धारित संख्या में सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। प्रस्ताव सूचीबद्ध होने के बाद उस पर चर्चा और मतदान की प्रक्रिया होती है। यदि बहुमत समर्थन में हो तो स्पीकर को पद छोड़ना पड़ता है। अब बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद भी अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है, इसीलिए उसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी सामान्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की होती है। इसके लिए संसद में महाभियोग जैसे सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होता है, तभी हटाने की कार्रवाई संभव हो पाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे कदम बहुत गंभीर परिस्थितियों में उठाए जाते हैं, क्योंकि ये पद लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता और विश्वसनीयता से भी जुड़े होते हैं। आरोप लगना एक बात है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करना बिल्कुल अलग और जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए आज का मूल सवाल यही है कि लोकतंत्र में इन पदों की निष्पक्षता कितनी महत्वपूर्ण है, और अगर कभी उन पर सवाल उठते हैं तो संविधान हमें क्या रास्ता देता है। आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है, और इस दिशा में भी विपक्षी सांसदों ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। विपक्ष इस समय चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ ओम बिरला की कुर्सी छिनेगी, बल्कि कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार की भी कुर्सी जाएगी। तो आइए समझते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। क्या यह प्रस्ताव सदन में आ पाएगा? विपक्ष की मजबूती को देखते हुए चुनाव आयोग को हटाना कितना आसान है, यह भी समझने की आज हम कोशिश करेंगे। देखिए, जो महाभियोग प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगर महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाना है तो उसके लिए भी नियम है। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर 100 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। अगर राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाना है तो 50 सांसदों की हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। जब महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो उसे स्पीकर को सौंपा जाता है, और जब राज्यसभा में लाया जाता है तो वो चेयरमैन को सौंप दी जाती है। लेकिन यहां पर लिबर्टी है राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर के पास कि वो इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और खारिज भी कर सकते हैं। अगर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाए तो बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाए तो फिर इसको लेकर के एक जांच समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में 3 सदस्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और एक कानून विधि। अगर जांच समिति में चुनाव आयोग दोषी पाए जाएंगे तो इसकी एक रिपोर्ट सदन में रखी जाती है। इसी रिपोर्ट पर सदन में वोटिंग भी होती है। खास बात यह है कि यह रिपोर्ट दोनों सदनों में रखी जाती है, राज्यसभा और लोकसभा में भी। इसी को हटाने के लिए दोनों सदनों में बहुमत की जरूरत पड़ती है, और वो भी 2/3 बहुमत। अगर 2/3 बहुमत से इस पर वोटिंग हो जाती है और दोनों सदनों में ये रिपोर्ट पास हो जाती है तो उसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। जब राष्ट्रपति भी इस पर अपनी मुहर लगाते हैं तब जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा दिया जाता है। तो चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन है दोस्तों,
इतनी जटिल है कि चुनाव आयोग को हटाना मुश्किल हो जाता है महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा कि आज तक कभी भी किसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है, लेकिन जो ज्ञानेश कुमार हैं वो इतिहास रचने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ गया तो इनकी तो कुर्सी जाएगी और साथ ही साथ भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इनका जो युग है, कार्यकाल है, वो काले अध्याय में लिखा जाएगा। जहां तक महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात है तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। जब राज्यसभा में दीपक मिश्रा के खिलाफ नोटिस दिया गया तो राज्यसभा ने इसे खारिज कर दिया। राज्यसभा ने दीपक मिश्रा के खिलाफ वाले महाभियोग प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए इल्जाम संवैधानिक मानकों के अनुरूप नहीं है। इसके बाद साल 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, राज्यसभा में लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया है, मंजूरी नहीं हो पाई है, इसे भी खारिज कर दिया गया है। लेकिन अब दो लोगों पर तलवार लटकी हुई है, एक है स्पीकर ओम बिरला और दूसरे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। तो दोनों पर लोकतंत्र और संविधान बचाने की जिम्मेदारी है। कायदे से स्पीकर को तो एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ओम बिरला सत्ता पक्ष के प्रति कितना झुकाव रखते हैं वो पूरा देश देख चुका है। और ज्ञानेश कुमार के तो क्या ही कहने हैं, ज्ञानेश कुमार की कारगुजारी पूरा देश देख चुका है कि ये कितने निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाते हैं। जब भी इनसे कहा जाता है कि चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए तो ये दलीलें देते हैं कि हमारा देश बहुत विशाल है, बहुत टाइम लग जाएगा नतीजे आने में, मतगणना होने में, चुनाव कराने में। लेकिन आज आप देखिए, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो नतीजे कितने टाइम पे आते हैं। अरे इसमें भी तो 24 घंटे लग जाते हैं और चुनाव होने में 3-3 महीने का वक्त गुजर जाता है। जब पूरी दुनिया ने ईवीएम को त्याग दिया है तो हमारे देश में ईवीएम से चुनाव क्यों होता है? इसको लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर आवाज बुलंद कर चुके हैं कि चुनाव ईवीएम से न हो, लेकिन चुनाव आयोग इस पर राजी नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार को हटाने के बाद क्या सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी? दोस्तों, ये मत भूलिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों ने चुनाव आयोग को कितना बदनाम किया है किसी से छुपा नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार को हटाने के बाद ज्ञानेश कुमार जैसे कोई व्यक्ति बैठ गया तो फिर उससे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन ज्ञानेश कुमार के हटने के बाद अगर निष्पक्ष चुनाव आयुक्त, मुक्त चुनाव आयुक्त आ गया तो फिर लोकतंत्र का मजबूत होना तय हो जाएगा, चुनाव निष्पक्ष रूप से होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला पाएगा? आपको क्या लगता है, ज्ञानेश कुमार कितने निष्पक्ष चुनाव आयुक्त हैं? और स्पीकर ओम बिरला के बारे में आप क्या सोचते हैं? इनकी निष्पक्षता को लेकर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।